फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ये दोनों ही इकोलॉजिकल सिस्टम का पार्ट है और हम ह्यूमंस की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम इनको प्रोटेक्ट रखें। अब प्रेजेंट टाइम में हो क्या रहा है, ह्यूमन क्या कर रहा है, नेचर के अंदर इंटरफेयर कर रहा है, वो अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फाई वाली चीज़ों को डेवलप करता जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल आज एसी, कूलर, पंखा और साथ ही हमारे आराम के लिए बेड है, मतलब बढ़िया से बढ़िया चीज़ें अवेलेबल हमारे पास है और ये सारा हमने एक्वायर किया है एक तरीके से फॉरेस्ट से, नेचर के अंदर इंटरफेयर करके, है ना। तो अब बेसिकली इस लेसन में आपको बताया क्या गया है, इस लेसन में आपको यही बताया गया है कि जो डिप्लेशन होता जा रहा है वाइल्ड लाइफ का, फॉरेस्ट का, उसके क्या क्या रीज़न है और साथ ही क्या इसके लिए कोई मेजर स्टेप लिए जा रहे हैं या फिर नहीं लिए जा रहे। और हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीशीज़ की, क्योंकि ऐसी बहुत सारी स्पीशीज़ हैं जो कि अब एंड होती जा रही है। इवन यहाँ तक कि इंडिया की जो बायोडाइवर्सिटी है उसको भी इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। ये सारी चीज़ें आपको इस लेसन में जानने को मिलने वाली है। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। लेसन के कंटेंट की बात की जाए तो ये आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन के साथ। अब बेसिकली क्या है कि इस ब्लू प्लेनेट में सिर्फ ह्यूमन ही नहीं रहते, बल्कि ऐसे बहुत सारे लिविंग थिंग्स हैं जिनके साथ हम मिलकर रहते हैं। आप कह सकते हो कि मिलियंस ऑफ अदर लिविंग थिंग्स, जिसके अंदर अगर हम बात करें माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेकर बैक्टीरिया, लिंचिन से लेकर बनियन ट्री, एलिफेंट से लेकर ब्लू व्हेल्स, ये सारे के सारे बच्चों आपको ब्लू प्लैनेट्स में ही देखने को मिलेंगे। हमारी जो लाइफ है इनके ऊपर काफ़ी हद तक डिपेंडेंट है, क्योंकि हम इनके सारे अपनी जो एग्जिस्टेंस है उसे बनाए रखे हुए हैं। तो आप कह सकते हो कि ये सारी चीज़ें एक इकोलॉजिकल सिस्टम का पार्ट हो जाती है। तो इसलिए हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम इन सभी चीज़ों को प्रोटेक्ट ज़रूर करें ताकि हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़ सके। अब आप इंडिया की डाइवर्सिटी को ले लीजिएगा, नो डाउट कि इंडिया इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ इट्स वास्ट अरेंजमेंट ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, क्योंकि इंडिया के अंदर आपको प्लेटू, माउंटेन, रिवर, सी, फॉरेस्ट, ये सभी चीज़ें देखने को मिलेंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है क्या है, दिस इज पॉसिबली ट्वाइस और थ्राइस द नंबर येट टू बी डिस्कवर्ड, यानी कि अभी जो हमारे पास हमारी बायोडाइवर्सिटी के अंदर ये सारी चीज़ें अवेलेबल है, इससे 2 से 3 गुना और भी ज़्यादा हो सकती है। अभी फिलहाल हमारे पास 8% के समथिंग है, यानी कि 16 लाख के आसपास। तो आप मान सकते हो इन चीज़ों को। दिस डाइवर्स फ्लोरा एंड फोना आर सो वेल इंटीग्रेटेड इन आवर डेली लाइफ। आप भी जानते हो कि हमारे डेली लाइफ में फ्लोरा एंड फोना क्या है, इंटीग्रेटेड है। लेकिन हम क्या करते हैं, एक तरीके से इन चीज़ों की लापरवाही करते हैं, यानी कि हम इन चीज़ों को ग्रांटेड लेते हैं जस्ट बिकॉज कि हमें ये ईजिली अवेलेबल हो जाते हैं। इस वजह से तो ये हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए और भी गलत चीज़ है, तो इनके ऊपर ध्यान देना ज़रूरी है। आप एक डेटा देखिएगा, इसके अकॉर्डिंग आपको इस बात का आइडिया मिल जाएगा कि हम किस डायरेक्शन में जाते जा रहे हैं। फ्लोरा एंड फोना के बारे में बात हो रही है। एटलीस्ट 10% ऑफ इंडियाज रिकॉर्डेड वाइल्ड फ्लोरा एंड 20% ऑफ इट्स मैमल्स आर ऑन द थ्रेटेंड लिस्ट। मतलब ये उन लिस्ट में आ चुके हैं हमारे फ्लोरा एंड फोना, जो कि कभी भी एंड हो सकता है। स्पेशली अगर बात करें फोना की, तो इसके अंदर चीता, पिंक हेड डक, माउंटेन कोयल, फॉरेस्ट आउलेट, ये सभी चीज़ें इंक्लूड है। और इसके अलावा अगर हम फ्लोरा की बात करें तो इसमें मधुचा, जो कि एक वाइल्ड वैरायटी है महुआ नाम के एक ट्री की, और इसके अलावा उबिडेरिया, जो कि एक ग्रास की ही स्पीशीज मानी जाती है। होप सो कि आपने भी ये नाम शायद पहली बार ही सुना हो, तो आप देख सकते हैं, इस बात का आइडिया लगा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं स्पीसीज के क्लासिफिकेशन के बारे में। कैटेगरीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज, जिसके अंदर हम 6 टाइप की स्पीसीज के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नॉर्मल आप नाम से आइडिया लगा सकते हो, ये स्पीसीज जो कि आपको चारों तरफ ईजिली देखने को मिल जाती है। देन हम बात करेंगे एंडेंजर्ड, फिर वल्नरेबल, रेयर, एंडेमिक, एक्सटिंक्ट। सबसे पहले अगर हम बात करें नॉर्मल स्पीसीज की, तो ये वो स्पीसीज है जिनकी जो पॉपुलेशन है वो नॉर्मली क्या है, ठीक ठाक है, और इसलिए हमें ये देखने को भी मिल जाती है, जिसके अंदर कैटल, सैल, पाइन, रोडेंट, ये सभी चीज़ें इंक्लूडेड है। सेकंड हम बात करते हैं एंडेंजर्ड स्पीशीज़ की। दीज आर स्पीशीज विच आर डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शंस, यानी कि अगर हम इनका ख्याल सही से नहीं रखते हैं तो वो टाइम दूर नहीं कि जब ये एक तरीके से इनका एंड हो जाएगा, जिसके अंदर ब्लैक बक, क्रोकोडाइल जैसी स्पीशीज शामिल है। इसके अलावा अगर हम थर्ड बात करें वल्नरेबल, तो वल्नरेबल जो काफ़ी एक तरह रेयरली ही होती है। दीज आर स्पीशीज हुज पॉपुलेशन हैज़ डिक्लाइंड टू लेवल फ्रॉम वेयर इट इज़ लाइकली टू मूव इनटू द एंडेंजर कैटेगरी इन द नियर फ्यूचर इफ द नेगेटिव फैक्टर कंटिन्यू टू ऑपरेट।
यानी कि बेसिकली इसमें यही बात की जा रही है कि अगर हमने इन स्पीशीज का ख्याल नहीं रखा तो वो टाइम दूर नहीं जब ये भी कौन सी कैटेगरी में चले जाएगी, एंडेंजर, यानी कि कभी भी इनका एंड हो सकता है, जिसके अंदर स्पेशली ब्लू शिप हो गया, एशियाटिक एलिफेंट हो गया, जाइनेटिक डॉल्फिन हो गई, ये सभी चीज़ें इंक्लूडेड है। उसी तरह फोर्थ है रेयर स्पीशीज। स्पीशीज विद स्मॉल पॉपुलेशन में मूव इनटू द एंडेंजर्ड और वल्नरेबल कैटेगरी इफ द नेगेटिव फैक्टर अफेक्टिंग देम टू कंटिन्यू टू ऑपरेट। यानी कि ये रेयर स्पीशीज है, अगर इनके साथ भी कुछ ऐसा नेगेटिव इम्पैक्ट इनके ऊपर पड़ता रहा तो वो टाइम दूर नहीं कि जब ये एंडेंजर्ड या फिर वल्नरेबल कैटेगरी में आ जाएगी, जिसमें हिमालयन ब्राउन बियर है, एशियाटिक बफेलो है, डेजर्ट है, हॉर्नबिल है, ये सभी चीज़ें इंक्लूडेड है। फिफ्थ की अगर बात करें तो वो है एंडेमिक स्पीशीज, यानी कि ये वो स्पीशीज है जो कि आप कह सकते हो कि नेचुरल या फिर ज्योग्राफिकल बैरियर से बिल्कुल आइसोलेटेड है, यानी कि अलग रखी गई है। दिस आर स्पीशीज विच आर ओनली फाउंड इन सम पर्टिकुलर एरिया, जिसके अंदर अंडमान टील एंड वाइल्ड पिग देखने को मिलेगा, निकोबार पिजन और मिथुन जो कि आपको अरुणाचल प्रदेश में ही देखने को मिलेगा। तो ये एंडेमिक स्पीशीज है। और लास्ट है एक्सटिंक्ट स्पीशीज, यानी कि दीज स्पीशीज आर विच आर नॉट फाउंड आफ्टर सर्चेस ऑफ नॉन और लाइकली एरिया वेयर दे में अक्योर, यानी कि जिन्हें ढूंढने से भी ना मिले, ये मतलब ऐसे एरिया जहाँ पे ये होती है वहाँ पे भी बड़ी रेयरली मिले, तो ये एक्सटिंक्ट है, बिल्कुल एंड होने वाले, जिसके अंदर एशियाटिक चीता हो गया, पिंक हेड डक हो गई, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व है। तो ये कैटेगरी है प्लांट एंड एनिमल्स की। ऑल्सो कि आप 6 चीज़ें अच्छे से समझ चुके हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा ध्यान रखिएगा हर एक एग्जाम्पल का, क्योंकि MCQ में ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉजेज ऑफ डिप्लेशन ऑफ द फ्लोरा एंड फोना की, यानी कि वो कौन से कारण है जिसकी वजह से फ्लोरा एंड फोना का डिप्लेशन होता जा रहा है। अब बेसिकली है क्या, ह्यूमन बींग्स ने क्या कर दिया है, एक तरीके से नेचर को ही ट्रांसफर कर दिया रिसोर्सेज में। अब वो क्या कर रहा है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तरीके से फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के अंदर क्या कर रहा है, इंटरफेयर करता जा रहा है, जिसमें वो वुड, बार्क, लीव, रबर, मेडिसिन, डाइट, फूड, ये सारी चीज़ें क्या कर रहा है, एक तरीके से डेवलप कर रहा है, अपनी नीड्स को फुलफिल कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इससे एनवायरनमेंट का भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और अगर हम बात करें ग्रेटेस्ट डैमेज की, जो कि स्पेशली हमें इंडियन फॉरेस्ट के टाइम जो था, कॉलोनियल पीरियड जब ब्रिटिश यहाँ पे थे, तो उन्होंने बात करी थी यहाँ पर एक्सपेंशन की, किस चीज़ की, रेलवे, एग्रीकल्चर, कमर्शियल, साइंटिफिक, फॉरेस्ट्री एंड माइनिंग एक्टिविटी की। हालांकि बात तो डेवलपमेंट की थी, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर भी उनका एक ग्रीडीनेस था कि वो अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हैं, लेकिन इससे इंडिया का भी एक तरीके से डेवलपमेंट हो रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक तरीके से एनवायरनमेंट को नुकसान करने वाली चीज़ तो थी, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम कुछ मेजर फैक्टर्स के बारे में बात करें मेन कैटेगरीज को लेकर, तो सबसे पहले इसमें हम बात करते हैं कल्टीवेशन की, खेती बाड़ी की। अब क्या है कि 1951 से लेकर 1980 के टाइम पे हमने क्या किया, फॉरेस्ट सर्वे के अकॉर्डिंग टू 26,200 स्क्वायर किलोमीटर जो फॉरेस्ट एरिया है उसे कन्वर्ट कर दिया एग्रीकल्चर लैंड में। तो ये अपने आप में एक बड़ी चीज़ है। सबस्टेंशियल पार्ट जो स्पेशली ट्राइबल बेल्ट्स की बात हो रही है, नॉर्थ ईस्टर्न और सेंट्रल इंडिया की, यहाँ पर भी डिफॉरेस्टेटेड, डिग्रेडेड और शिफ्टिंग जो कल्टीवेशन है वो इनकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ये कन्वर्टेड होती जा रही है। इस वीडियो में आप जान सकते हो कि स्लैश एंड बर्न यानी कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होती है। मैंने बिल्कुल आपको मिनी सीरीज़ में आसान भाषा में समझाया था, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम बात करें डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की, तो इन्होंने भी कहीं ना कहीं फ्लोरा एंड फोना का डिप्लेशन किया है। अब लार्ज स्केल में जो डेवलपमेंट है वो भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। 1951 में क्या है, तब से बात हो रही है, 5,000 स्क्वायर किलोमीटर जो फॉरेस्ट है वो क्लियर कर दी गई है, किसके लिए, रिवर वैली प्रोजेक्ट के लिए। आप यहाँ पे नर्मदा सागर प्रोजेक्ट की बात कर सकते हो, जो कि मध्य प्रदेश में, जहाँ पे 40,000 से हेक्टेयर से ज़्यादा जो फॉरेस्ट है वो क्लीन कर दिए गए हैं, क्योंकि यहाँ पे इन चीज़ों को डेवलप करना है। उसी तरह अगर माइनिंग की बात करें तो माइनिंग भी डिफॉरेस्टेशन का एक कारण है। अब आप वेस्ट बंगाल में जो बक्सा टाइगर रिजर्व है वहाँ पर भी क्या है कि एक प्रकार से थ्रेटन बनता जा रहा है, क्योंकि जो वहाँ के एनिमल्स हैं उनके माइग्रेशन में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। ये डिस्टर्ब कर रहे हैं नेचुरल हैबिटेट को, मैनी स्पीशीज़ को, और उनके माइग्रेशन का जो रूट है वो ब्लॉक करते जा रहा है, जिसके अंदर ग्रेट इंडियन एलिफेंट भी इंक्लूडेड। तो ये सारी जो मेन एक्टिविटीज़ है, चाहे माइनिंग हो या फिर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हो, एग्रीकल्चर हो, ये सभी एक रीज़न है डिप्लेशन के फ्लोरा एंड फोना के। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कंट्री का डेवलपमेंट भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। बात यहाँ पर है इनके ओवर यूज़ की, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट इन चीज़ों के ऊपर पड़ रहा है, तो इनको ज़रा कंट्रोल में करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर आप एक फ्लो चार्ट में इन सभी पॉइंट्स को अच्छे से एक याद रख सकते हो, जिसमें लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, शिफ्टिंग कल्टिवेशन है, माइनिंग है,
है, ग्रेजिंग एंड फ्यूल वुड कलेक्शन है, और ओवर पॉपुलेशन। ओवर पॉपुलेशन का मतलब ये है कि जितने ज़्यादा लोग उतनी ज़्यादा उनकी डिमांड, लेकिन रिसोर्सेज तो लिमिटेड है, तो कैसे बैलेंस में लाया जाएगा ये भी अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है। नेक्स्ट हम बात करते हैं उन फैक्टर्स के बारे में जो कि इंडिया की बायोडाइवर्सिटी को डिक्लाइन करने में रिस्पॉन्सिबल है, जिसमें आप 7 टाइप के फैक्टर्स को अच्छे तरीके से याद रख सकते हो, समझ सकते हो, जिसमें हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो गया, हंटिंग हो गया, पोचिंग हो गया, ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो गया, एनवायरमेंटल पोल्यूशन हो गया, पॉइजनिंग हो गया, और साथ ही फॉरेस्ट फायर्स हो गए। ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड है एक तरीके से इंडिया की बायोडाइवर्सिटी को डिक्लाइन करने के लिए। अब सवाल यहाँ पर आता है, क्या इसके लिए कोई मेजर स्टेप नहीं लिए जा रहे? इनके कंजर्वेशन का क्या? तो ऑब्वियसली इनके कंजर्वेशन की भी बात की गई है, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया, जिसमें बात की गई है स्पेशली इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी को लेके, जिसके अंदर बच्चों हमारा वाटर, एयर, सोइल सभी चीजें इंक्लूडेड है। अब क्या था कि जो हमारे एनवायरमेंटलिस्ट थे उन्होंने डिमांड करी थी, और उनकी डिमांड के बेसिस पे द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट भी बना था, जो कि 1972 में इंप्लीमेंट हुआ था। और ये जो एक्ट था, ये वेरियस प्रोविजन इसके अंदर प्रोवाइड कराए गए थे, जिसका एम था प्रोटेक्ट करना पॉपुलेशन को जो कि एंडेंजर्ड स्पीशीज में है, और साथ ही बैन करना हंटिंग को, और साथ ही लीगल प्रोटेक्शन, हैबिटेट, और लास्ट है रिस्ट्रिक्शन ट्रेड एंड वाइल्ड लाइफ। इन सभी चीज़ों के ऊपर ये बात की गई थी। इसके अलावा द सेंट्रल एंड मैनी स्टेट गवर्नमेंट एस्टैब्लिश नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ शेल्टर, ताकि इन स्पीशीज को एक तरीके से प्रोटेक्ट किया जा सके। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो अनाउंस सेवरल प्रोजेक्ट फॉर प्रोटेक्टिंग स्पेसिफिक एनिमल विच वर ग्रेवली थ्रेटेंड। इसके अलावा सेंट्रल एंड मैनी स्टेट गवर्नमेंट एस्टैब्लिश नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ शेल्टर, ताकि इन सब स्पीशीज को एक तरीके से प्रोटेक्ट किया जा सके। और सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो अनाउंस several project for protecting specific animal which were gravely threatened, जिसके अंदर 1 हॉर्न राइनोस इस टाइप का जो होता है, और टाइगर, ये सभी चीज़ें इंक्लूडेड थे, और इसके अलावा कश्मीरी स्टैग और अदर चीज़ें भी आप कह सकते हो। प्रोजेक्ट टाइगर भी एक ऐसा ही एक तरीके का प्रोजेक्ट था, जिसमें सेव द टाइगर एक अभियान चलाया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर वॉज ऑल्सो लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द ईयर 1973 टू सेव द एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ द टाइगर इन द कंट्री। अब ये प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में अलग से पूछ लिया जाता है, तो ये थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। टाइगर इज वन ऑफ द की वाइल्ड लाइफ स्पीशीज इन नेचुरल फॉनल फेयर, तो इस वजह से इनको प्रोटेक्ट करना ज़रूरी था। लेकिन क्या हुआ था कि 1973 में अथॉरिटी ने ये रियलाइज़ किया कि जो टाइगर की पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन हो गया। आप कह सकते हो कि 50,000 से कम होते होते 1827 के समथिंग आ गई, जो अपने आप में एक ड्रास्टिक चेंज था। और इसके जो मेजर थ्रेट बताए गए थे वो था कि एक तरीके से ट्रेड करना, पोचिंग का, श्रिंकिंग हैबिटेट, डिप्लेशन ऑफ प्रे बेस स्पीशीज एंड ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन, क्योंकि इन्होंने काफ़ी इनका यूज़ किया था। इस वजह से इनकी जो संख्या थी वो कम हो गई थी। तो गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया था कि सेव द टाइगर, क्योंकि भैया नेचर को बचाए रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, और नेचर के अंदर ये जो स्पीशीज है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के बारे में। अब बेसिकली क्या है कि इंडिया के अंदर जो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज है, या तो वो एक तरीके से खुद ऑन किया जाता है या फिर मैनेज किया जाता है गवर्नमेंट के थ्रू, या आप डिपार्टमेंट भी कह सकते हो, जिसके अंदर रिजर्व्ड, प्रोटेक्ट एंड अनक्लास्ड फॉरेस्ट शामिल है। अगर हम बात करें सबसे पहले रिजर्व्ड फॉरेस्ट की, दीज फॉरेस्ट आर रिगार्डेड एज द मोस्ट वैल्यूएबल एज फॉर द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज आर कंसर्न, यानी ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इट कवर हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट लैंड, यानी कि ये 50% के समथिंग है। देन सेकेंड है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, दीज फॉरेस्ट लैंड आर प्रोटेक्ट फ्रॉम any further depletion, almost 1/3 of total forest area is protected forest। तो सेकंड नंबर पर ये आते हैं। और लास्ट जो होते हैं वो एक कॉमनली यूज किए जाते हैं कम्युनिटी के थ्रू, दीज आर अदर फॉरेस्ट एंड वेस्ट लैंड्स बिलोंगिंग टू बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल एंड कम्युनिटीज, जो कि इजिली मिल भी जाते हैं। लेकिन स्टार्टिंग वाले जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसी वजह से रिजर्व्ड एंड प्रोटेक्ट फॉरेस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से परमानेंट फॉरेस्ट की कैटेगरी में आते हैं। तो आप देख सकते हो मध्य प्रदेश के अंदर 75% के समथिंग जो है वो परमानेंट फॉरेस्ट काउंट भी किए गए हैं।
इसके अलावा कुछ ऐसे स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी शामिल है जिनकी कैटेगरी मैंने आपके लिए यहाँ पे मेंशन कर रखी है। अगर हम बात करें रिजर्व्ड फॉरेस्ट की, कहाँ कहाँ पर है, तो जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरला, ऑलमोस्ट इतने सारे स्टेट्स के अंदर। प्रोटेक्टेड जो फॉरेस्ट है वो बिहार, हरियाणा, पंजाब, ये सभी स्टेट्स में है। और इसी तरह जो लास्ट वाले हैं अनक्लास्ड फॉरेस्ट, तो वो नॉर्थ ईस्टर्न साइड और गुजरात की साइड में आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो ये सारी कैटेगरी है इन सभी स्टेट की, अच्छे से आप इन्हें नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। लास्ट हम बात करते हैं कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन के लिए। अब देखिए क्या होता है कि अगर आप ट्राइबल एरिया में जाओगे, कभी विजिट करोगे या उनके बारे में पढ़ोगे, तो आपको ज़रूर एक चीज़ देखने को मिलेगी कि जब भी डेवलपमेंट की बात आती है तो इन कम्युनिटी को ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने पड़ती है, क्योंकि इन्हें अपनी जगह से डिस्प्लेस होना पड़ता है, क्योंकि बात यहाँ पे डेवलपमेंट की है। और इनके जो घर होते हैं ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया वाले होते हैं, तो उनको उन जगह से डिस्प्लेस कर दिया जाता है। तो इसको लेकर भी कंजर्वेशन जैसी चीज़ें लाई जाती है। द फॉरेस्ट आर आल्सो होम टू सम ऑफ द ट्रेडिशनल कम्युनिटीज। लोकल कम्युनिटी आर स्ट्रगलिंग टू कंजर्व दिस हैबिटेट अलॉन्ग विद गवर्नमेंट ऑफिशियल टू सिक्योर देयर लॉन्ग टर्म लाइवलीहुड। कुछ एग्जांपल यहाँ पे दिए गए, जैसे सरिस्का टाइगर रिजर्व जो कि राजस्थान में, यहाँ के जो विलेजर है वो फाइट करते हैं एक तरीके से वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अकॉर्डिंग, जहाँ पे माइनिंग ज़्यादा हो रही है, लोगों को हटाया जा रहा है। उसी तरह एक चिपको मूवमेंट भी जो कि हिमालयंस के अंदर हुआ था, ये सक्सेसफुली था एक तरीके से डिफॉरेस्टेशन को लेकर सेवरल एरिया में, यानी कि पेड़ों की जो अंधाधुंध कटाई हो रही थी। तो ये भी एक तरीके से मूवमेंट जो था वो सक्सेस रहा था। तो ये जानकारी थी कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन से रिलेटेड। और इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट है, बीज बचाओ आंदोलन और साथ ही जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, जो कि एक तरीके से कंजर्वेशन के लिए ही अपनी लड़ाई को लड़ रहे हैं। और इसी टॉपिक के साथ बच्चों ये जो हमारा चैप्टर है वाइल्ड लाइफ वाला वो होता है कंप्लीट। 2 लेसन मैंने आपको करा दिया, 3rd लेसन वाटर रिसोर्सेज वाला भी आपको जल्दी ही देखने को मिलने वाला है। तब तक के लिए आप सभी बच्चे खुश रहे, पढ़ते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे।